हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये एक 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है जो कि पीयर्स में अगर देखें तो एनबीएफसी है, लोन्स देती है जो कि और किस किस तरीके के लोन्स देती है। सिक्योर्ड बिजनेस लोन, इमर्जिंग मार्केट लोन, मशीनरी लोन, एम्बेडेड फाइनेंस, बिजनेस लोन, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप एंड एलियंसेज। मतलब मेनली एमएसएमई लोन्स देती है छोटे बिजनेसेस को, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके के। और आज की डेट में अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो काफी एक्सेप्शनली तरीके से रेवेन्यू ग्रो किया है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और जो बैलेंस शीट आज की डेट में है, खुद का पैसा लगभग 2000 करोड़ के आसपास का ही है, जितने की टोटल मार्केट कैप है। तो ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी कौन कॉल दिखाता हूं मैं, उसमें क्या डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि आखिरी 18 महीने से पब्लिक मार्केट में काफी सिग्निफिकेंट कंसर्न था एनबीएफसी की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को लेके, और इसका असर एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की जो वैल्यूएशन थी, जो सस्ते पे ट्रेड हो रही थी, उस पर साफ साफ दिखा। और साथ ही साथ इस कंपनी पे भी उसका असर दिखा, यूग्रो पे भी। इसका भी अगर शेयर देखेंगे आप चार्ट, ट्रेडिंग चार्ट, तो ये काफी गिरा है ऑल टाइम से, अभी भी नीचे गिरा हुआ है और आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। खैर, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि ये कंसर्न कब शुरू हुआ, जब आरबीआई ने लगातार रेगुलेटरी मेजर लाने स्टार्ट करे अलग अलग एक्शन के थ्रू। 16 नवंबर 2023 को बैंक जो एनबीएफसी जो लोन देती थी उस पे 25% एक्स्ट्रा वेटेज रिस्क लगा दिया और कंज्यूमर क्रेडिट पे रिस्क रेट को 125% से बढ़ा दिया। उसके बाद 4 मार्च 2024 को आईएफएल फाइनेंस जो कंपनी है उसके गोल्ड लोन पे देने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को 4 और एनबीएफसी, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहनी फाइनेंशियल सर्विस, टीएमआई फाइनेंस लिमिटेड, नावी फिनसर्व, इन सब पे भी नए लोन डिसबर्स करने से सैंक्शन लगा दिया था। तो इस वजह से मार्केट में काफी फियर आ गया कि एनबीएफसी पे आरबीआई थोड़ा हार्ड स्ट्रिक्ट मेजर ले रहा है और ये सेक्शन थोड़ा रिस्की हो गया, इसलिए इसकी वैल्यूएशंस जो है वो काफी नीचे चली गई। सारी एनबीएफसी कंपनीज की अगर आखिरी 2-3 साल में आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंप्रेस ही हुई है। बट अब आरबीआई कंफर्टेबल है और ये सारे जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं उन्होंने हटा दिए हैं। 1 अप्रैल 2025 से जो एडिशनल रिस्क था एनबीएफसी पे वो हटा दिया है और जो बैन्स लगे थे एनबीएफसी पर वो सारे हटा दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आरबीआई स्टैंड काफी सॉफ्ट हो रहा है और आने वाले टाइम पर सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकता है एनबीएफसी का। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि Q4 क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 669 करोड़ था और इनके पास लगभग 230 और लोकेशंस हैं, जिसको ये बढ़ाकर 400 लोकेशन करने वाले हैं। इसका मतलब कि इस साल के एंड तक जो इनकी एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगी वो लगभग 325 के आसपास रहेंगे और हर एक ब्रांच का लगभग प्रोडक्टिविटी 1.1 करोड़ के आसपास का आएगा। मतलब साल के एंड तक डबल स्पीड से लोग ग्रो करने वाले हैं। और जितना भी इनके अलग अलग तरीके के लोन डिस्पर्स होते हैं उन सब की पोर्टफोलियो यील्ड 17.6% है, यानी कि सारे खर्चे निकालने से पहले जितना ये लोन डिसबर्स करते हैं उन पे आज की डेट में 17.6% का इनकम जनरेट कर पा रहे हैं और इनका क्रेडिट कॉस्ट 1% का है। और आज की डेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 8 से 9% के आसपास का है। बट जैसे जैसे इनकी ब्रांचेस मेच्योर होंगी और ज्यादा लोन्स देते रहेंगे, वहां का जो कॉस्ट है वो थोड़ा इफेक्टिव करेंगे उसको। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 4 से 4.5% के आसपास आना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और अगर ऐसा होता है तो 17.5% के एवरेज यील्ड पे और क्रेडिट कॉस्ट 1% के हिसाब से अगर 4% का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रह गया तो जो रिटर्न ऑन एसेट होगा वो काफी अच्छा निकल कर आएगा। और जो कंपनी लोन्स देती भी है वो भी काफी सेफ तरीके की देती है, क्योंकि कस्टमर जिस सिक्योरिटी के बेस पे लोन लेता है गिरवी रख के, उसके एक्चुअल वैल्यू का 55 to 60% का ही लोन देती है। अगर कंपनी के करंट कलेक्शन एफिशिएंसी और लोन्स, बैड लोन्स देखें तो कंपनी की जो फिलहाल करंट क्वार्टर की जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो थोड़ी सी कम हुई है 95% की, उससे पहले 96% चल रही थी। और अगर ग्रोस एनपीए देखें तो सबसे ज्यादा जो ग्रोस एनपीए हैं 4% के बिजनेस लोन से आ रहे हैं। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट लोन जो बहुत ही छोटे शॉप ओनर्स वगैरह को देते हैं उसमें 2.6% के ग्रोस एनपीए हैं। बाकी सब में काफी ठीक ठाक सा नंबर है। तो मेन जो इनके सबसे ज्यादा लोन भी है बिजनेस लोन ही डिसबर्स करते हैं, 3000 करोड़ के डिसबर्स हो रखे हैं, सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा ग्रोस एनपीए भी उसी में है। और अगर इस लोन का भी डिसबर्समेंट अगर समझे एक्चुअल सेगमेंट वाइज तो इनकी जो अभी करंट लोन बुक है आज की डेट में टोटल जो इनका एयूएम है कितने का है आज की डेट में, अगर इनका एयूएम देखें कितने का है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर जाएं तो यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में जाके लगभग लोन एंड एडवांसेस 8000 और अदर एसेट आइटम्स, तो लगभग 8-8.5 का इनका लोन बुक है आज की डेट में। और उसमें से करंट क्वार्टर जो मार्च 2025 का है उसमें 58% ऑन बुक पोर्टफोलियो है और 42% ऑफ बुक पोर्टफोलियो है, यानी कि 58% तो ये लोग खुद के पैसे से ही पूरा
पूरा लोन देते हैं और 42% लगभग इनका ऑफ बुक पोर्टफोलियो, यानी कि वो दूसरे बैंक्स या फिर जो को लेंडिंग पार्टनर है उनके साथ डिवाइड करके लोन डिसबर्स करते हैं। ऑफ बुक में क्या क्या आता है इनका, को लेंडिंग, को ओरिजिनेशन और डीए। यानी कि को लेंडिंग वो वाले लोन होते हैं जिसमें मिलके लोन देते हैं। सपोज करो 1000 करोड़ का 100 करोड़ का किसी को लोन दिया तो 20 करोड़ ये लोग खुद का पैसा लगाते हैं, 80 बैंक या फिर दूसरी एनबीएफसी से पार्टनरशिप करके देते हैं, जिससे कि इनका एसेट लाइट का बिजनेस मॉडल है। खुद के पैसे कम रिस्क पे होते हैं और जो वापस पैसे की जो कलेक्शन होगा वो भी उसी हिसाब से आएगा। इनके पास कम आएगा, उनके पास ज्यादा आएगा, बट इसमें इनका रिस्क कम होता है। को ओरिजिनेशन भी मतलब ये भी सेम ही है। तो और तीसरा है डीए यानी कि डायरेक्ट असाइनमेंट। इसमें ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो सारा लोन खुद से देते हैं, बाद में वो जो लोन दिया हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी या बैंक या फिर एनबीएफसी को सेल कर देते हैं। उसके बाद उनसे एक फिक्स्ड पैसा चार्ज करके, सपोज करो 100 करोड़ का लोन दिया है, उसको बैंक को सेल करके थोड़ा कम या ज्यादा में बैंक को सेल कर देती है, जिससे कि आगे का जो लोन का रिकवरी वो सब है वो सब बैंक संभालेगा और इसके पास लिक्विडिटी आ जाता है और वो पैसा जो है आगे फिर दूसरे को लोन को देने के लिए फ्री हो जाता है। और इसमें भी अगर देखें इनका तो ये जो सेगमेंट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया हुआ है ऑन बुक और ऑफ बुक का। तो जैसे कि सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स 51% ऑन बुक यानी कि खुद के पैसे से और 49% ऑफ बुक दिया है। और उस 49 का भी ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना को ओरिजिनेशन से, कितना को लेंडिंग से और कितना डायरेक्ट असाइनमेंट से दिया है। सेम इन्होंने हर एक सेगमेंट वाइज दिया हुआ है। तो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और एम्बेडेड फाइनेंस लोन्स जो होते हैं वो 100% खुद के देते हैं, बाकी ये सारे मिक्स तरीके से डिसबर्स करते हैं। और इसके बाद हर एक सेगमेंट का इन्होंने फ्यूचर गाइडेंस भी दिया है। अगर हम लोग देखें तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स जो है Q4 क्वार्टर में 300 करोड़ के लगभग डिस्बर्समेंट किए थे। इसका प्लान है इनका 15 से 20% इंक्रीज करने का। उसके बाद बिजनेस लोन्स 285 के हैं, जो जिसमें इनके सबसे ज्यादा बैड लोन्स हैं, उसको ये बोल रहे हैं टू रिड्यूस बाय 25 to 30% टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स इन ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो क्योंकि जो बिजनेस लोन्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, उस पर कुछ चीजें लोग गिरवी नहीं रखते, तो इसलिए उन पे ज्यादा ग्रोस एनपी भी हो रहे हैं, तो उसको इसलिए रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स जो है जिसकी हमने बात करी कि 670 करोड़ के आज की डेट में वो, और उसको ये काफी सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज करने वाले हैं। 325 एवरेज ब्रांच होंगी साल के एंड तक और टोटल साल के एंड तक 400 नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज करेंगे। तो ये वाला सेगमेंट काफी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है और साथ ही साथ ये सेफ भी है क्योंकि सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं। उसके बाद ग्रीन एसेट फाइनेंसिंग को भी 15-20% से ग्रो करने वाले हैं। फिर डायरेक्ट एंड डिजिटल एलियंस इसको सेम रखने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, वो सबको पता है। और अगर ये 5 ट्रिलियन की पहुंचती है तो इसमें एमएसएमई सेक्टर अकेले की 2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा। एमएसएमई सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस, जैसे कि किराना स्टोर्स, लोकल ट्रेडर्स, टेलर्स और अलग अलग तरीके के लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि वो लोग ग्रो करेंगे तो ही इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस को जब फंडिंग मिलेगी तो वो अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, उसी के बाद इंडिया की जीडीपी ओवरऑल ग्रो करेगी। तो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इंडिया की जीडीपी में वो लगभग 35 से 40% के आसपास रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। आज की डेट में टोटल ऐसे स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेट करने वाले 6.3 करोड़ है, जो कि आने वाले 3 साल में लगभग 8 से 10 करोड़ होने वाले हैं। और अभी 24 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो कि 3 साल में 35 से 40 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और अभी इनका कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में 30% है और आने वाले 3 साल में 30 से 40% होने वाला है। तो अभी परसेंटेज शेयर भी कम है और ओवरऑल जीडीपी भी कम है। तो आने वाले टाइम में 3 साल में जीडीपी भी ग्रो करेगी और साथ ही साथ जो 30 से कंट्रीब्यूशन है ये भी ग्रो करेगा। और इन सबके कंट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? रैपिड डिजिटलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ द ई कॉमर्स, पेनिट्रेशन ऑफ द डिजिटल इंडिया, राइजिंग डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पुश इसी सेक्टर में है, क्योंकि गवर्नमेंट को साफ साफ पता है अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर ग्रो करेगा तो ही ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा। और इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ये सब बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा ये लोग लोन से लेंगे और लोन्स देंगी यही छोटी मोटी एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो मेनली टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में है। उसके बियॉन्ड जो आगे की मार्केट रीच है वो यही छोटी कंपनीज फुलफिल करती हैं। ऐसे बिजनेसेस को लोन देना जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जिनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह इनके पास नहीं है, तो ये काफी रिस्की लोन्स भी होते हैं। बट इतना रिस्क ये लोग लेते हैं ग्रो करने के लिए, और जो कि ओवरऑल इकोनॉमी और कंपनी दोनों के लिए बेनिफिशियल है, विन विन सिचुएशन है। और इन्होंने साफ साफ दिखाया भी है कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 24 में जो एमएसएमई क्रेडिट का एड्रेसेबल मार्केट है उसकी वैल्यू 1,38,000 बिलियन है, बट डिमांड सिर्फ 67,500 की थी। तो काफी क्रेडिट गैप है और काफी पोटेंशियल है ये सेक्टर में ग्रो करने के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एंटिटीज कितनी है आज की डेट में? 4 लाख, स्मॉल एंटरप्राइजेस 4.7 लाख, माइक्रो एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा है 6 करोड़ 23 लाख के आसपास, और उसके नीचे आते हैं अनसर्व्ड कस्टमर्स जिन तक अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है लोन देने के मामले में। तो जो यूग्रोज का कस्टमर सेगमेंट है वो है 25 लाख से 15 करोड़ तक के लोन देते हैं, जो कि माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट के बिजनेसेस को देते हैं, जो कि पिरामिड के लोअर में आते हैं और सबसे ज्यादा नंबर्स है जिनका। इसके बाद कंपनी बता रही है अपनी हिस्ट्री की 2021 और 2022 में इन्होंने अपना बिल्ड फेज स्टार्ट किया, उसके बाद 1 साल तक धीरे धीरे वैलिडेशन फेज में रहे, उसके बाद 1 साल मैच्योर करने का फेज से गुजरे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग टू इमर्ज, और अभी 2024 एंड बियॉन्ड इनका ग्रोथ फेज स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अभी पूरे डेटा ड्रिवन अप्रोच लेते हैं एमएसएमई लोन देने से पहले, जिससे कि अच्छा डिसीजन ले पाते हैं किसको लोन देना है किसको नहीं करके। और इतनी डेटा रिपोजिटरी इनके पास है, 7 लाख के आसपास ब्यूरो रिकॉर्ड एनालाइज कर चुके हैं, 2.5 लाख से ज्यादा की बैंक स्टेटमेंट एनालाइज कर चुके हैं, 95,000 से ज्यादा जीएसटी रिकॉर्ड्स एनालाइज कर चुके हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर सर्व कर चुके हैं लोग। तो फिलहाल के लिए ये पूरे अच्छे से प्लेस्ड है एमएसएमई सेगमेंट को लोन देने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है। एमएसएमई फोकस लेंडर टारगेटिंग, लार्ज क्रेडिट गैप है, इनके पास पूरा एनालिटिक्स है, डेटा ड्रिवन कैश फ्लो बेस्ड अंडरराइटर ट्रांसफॉर्मिंग दी एमएसएमई क्रेडिट लैंडस्केप, और इंडिया के छोटे से छोटे रूरल जगह पे इनकी अच्छे से प्रेजेंस है 235 ब्रांच नेटवर्क से, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करने वाली है इस साल 400 के आसपास तक। अच्छा खासा कैपिटल बेस है और कैपिटल लाइट मॉडल यानी कि जो को लेंडिंग और उससे कर रहे हैं, यानी कि काफी एसेट लाइट मॉडल है, खुद का पैसा कम लगता है। और उसके बाद मल्टी प्रोडक्ट कैपेबिलिटी यानी कि काफी अलग अलग तरीके के लोन्स देने में ये लोग सक्षम है, कैपेबल है, यानी कि अच्छे से हर सेक्टर के अलग अलग जो लोन टाइप्स की डिमांड है उन सबको फुलफिल कर पा रहे हैं अपने डेटा ड्रिवन अप्रोच से। जो कि अगर इनका मेथड देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि सर्विंग ए डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स विद मल्टी प्रोडक्ट मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी। तो जो प्राइम लोन्स देते हैं, जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखे या फिर जो मशीनरी को गिरवी रखे टायर 1 और टायर 2 सिटीज की ब्रांचेस में, तो वहां पे ये लोग किस बेसिस पे लोन देते हैं? कैश फ्लो देख के, जीएसटी की स्टेटमेंट देख के, बिजनेसेस की उनकी बैंकिंग और जो लिक्विड इनकम है उसका एसेस करने के बाद ही लोन देते हैं 1 से 15 करोड़ का जिन कस्टमर का टर्नओवर होता है। तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन का लगभग 84 लाख तक की लिमिट है, एवरेज लोन साइज होगा ये। बिजनेस लोन 19 लाख, प्राइम मशीनरी का लोन 42 लाख के आसपास। उसके बाद जो इमर्जिंग मार्केट है टायर 2 और उनके बियॉन्ड, उनको ये उनकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख के उनकी जो लिक्विड इनकम स्टेटमेंट है उसका एसेस करके लोन देते हैं 3 करोड़ से जिनका टर्नओवर कम रहता है, और एवरेज टिकट साइज 16 लाख का लोन देते हैं ये लोग। इसमें इनकी काफी अच्छी यील्ड है 19% की, और इसमें थी 14%, 19% और 15%। लोन का टेन्योर साइज यहाँ पे इन्होंने दिखाया 9 साल, और यहाँ पे 4, 3 और 12 साल। सेम तरीके से यहाँ ग्रीन एसेट फाइनेंसिंग और डायरेक्ट और डिजिटल अलायंस का भी इन्होंने ब्रेकअप दिखाया हुआ है। तो कंपनी कहने का मतलब ये है कि काफी ग्रो कर रही है और सिक्योर तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस लोन्स के लिए कोलेटरल रखते हैं कुछ ना कुछ, और जिसमें नहीं रखते थे जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है उनको आने वाले टाइम में कम करने की कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो टारगेट दिया है, पीपीटी में तो मुझे इनका कहीं मिला नहीं, बट यहाँ पर ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि यूरो कैपिटल ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 20,000 करोड़ के AUM और 4% रिटर्न ऑन एसेट की गाइडेंस दी है, जो कि करंट अगर इनका देखें 8,000-9,000 करोड़ के आसपास का AUM है, तो डबल होने वाला है इस साल में। काफी बड़ा टारगेट दिया हुआ है 1 साल के लिए। और इस पे इन्होंने पूछा है कि इनसे इफ यू कैन शेयर एन अपडेट एज टू वेयर वी आर ऑन दिस ग्रोथ कर एंड व्हाट आर द टाइमलाइंस फॉर अचीविंग दिस मैट्रिक। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि वी हैव बीन गिविंग गाइडेंस ऑन व्हाट इज द रोड मैप फ्रॉम 2 to 2.5 ROE टू 4% ROE इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो लेट्स सी कि कितना ये लोग अचीव कर पाते हैं आने वाले टाइम में। अगर इससे कम भी ग्रो कर पाते हैं तो भी काफी अच्छा टारगेट है, क्योंकि अगर आज की डेट में देखें तो कंपनी जितने खुद का पैसा कंपनी के पास है उतने पे ही ट्रेड हो रही है, और प्रॉफिट काफी एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो किया है। आखिरी 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 115%, सेल्स ग्रोथ 65%, और स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है बल्कि -1% से डिक्रीज हुआ है। और करंट क्वार्टर के अगर ग्रोस एनपीए देखें तो आखिरी 2-3 क्वार्टर से थोड़े से नेट एनपीए ग्रोस एनपीए बढ़े हैं, और साथ ही साथ नेट एनपीए भी बढ़े हैं। अगर आज की डेट में
नेट एनपीए माइनस भी कर दे 1.6%, तो बैलेंस शीट में देखें तो लगभग 8,000 करोड़ के लोन डिसबर्स हैं, और इसका अगर 1.6% निकालें तो लगभग 100-110 करोड़ के आसपास होगा। तो अगर इस फिगर से जो खुद का पैसा है 2-2,500 करोड़, इससे 100 करोड़ के आसपास निकाल भी दे तो भी 1950 करोड़ के आसपास की खुद का पैसा इनका निकलेगा आज की डेट में, सारे बैड लोन माइनस करके, और उतने की ही मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है, यानी कि बिजनेस एक तरीके से फ्री में मिल रहा है, जिसका आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। और अगर इसका पी भी देखें तो 13 का पी, जो कि काफी कम है। अगर इसका पी रेशियो देखें एवरेज ऑल टाइम, तो 5 साल का मीडियन पी 35 है, 3 साल का 30 है, 1 साल का 17.8 है, तो अभी वन ऑफ द लोवेस्ट पी पे चल रहा है। इतना हाई ग्रोइंग बिजनेस काफी हाई वैल्यू पे ट्रेड होता है, बट ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसकी सेम है 1 की, जो कि मीडियन से भी कम है, 5 साल के 3 साल के मीडियन से भी कम है। मतलब ऑल टाइम लोवेस्ट पी चल रहा है इसका, और ऑल टाइम लोवेस्ट ही पी भी चल रहा है इसका, जबकि बिजनेस आखिरी 2 साल में भी देखें तो डबल की सेल्स है, और नेट प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा है, और 3 साल का देखें तो 4 गुना से ज्यादा की सेल्स हुई है, और प्रॉफिट तो 10 गुना पहुंच गया है। और चार्ट में अगर देखें तो कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, तो मतलब जो इसके लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं और प्रोमोटर्स हैं, क्योंकि प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुआ है स्टॉक का, तो उनको ना ही स्टॉक के प्राइस अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला है और ना ही कोई डिविडेंड मिला है। सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी मिली है वही होगी, और वो भी सिर्फ मैनेजमेंट को, प्रोमोटर्स को और शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला है। और अगर बैलेंस शीट देखें तो आखिरी 10 सालों में 23 करोड़ के रिजर्व से 2,000 करोड़ 100 गुना का खुद का पैसा पहुंच चुका है। और अगर आखिरी 4-5 साल में भी देखें तो डबल से ज्यादा खुद का पैसा हो चुका है, और फिक्स्ड एसेट भी अच्छे तरीके से ग्रो करे हैं। और आज की डेट में बोरोइंग्स भी काफी बढ़ गई है, यानी कि ग्रो करने के लिए पैसा भी है खुद का भी और बोरोइंग से भी। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कंपनी में लास्ट ईयर, अगर देखें तो लास्ट ईयर कंपनी ने वारंट्स इश्यू किए थे, जो अभी इस साल दिसंबर में एक्सपायर हो रहे हैं। और इससे इन्होंने रेज कितना किया था, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स 300-250 करोड़, तो लगभग इन्होंने अपने वारंट इशू किए थे कंपनी के। यानी कि इसमें होता क्या है, जून 2024 में इन्होंने 1265 करोड़ के टोटल कैपिटल कमिटमेंट, जिसमें से 1010 करोड़ के सिर्फ वारंट्स थे, और बाकी का कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी कि 1010 करोड़ के जो वारंट है वो 265 रुपीज पे इशू करे थे, और जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था इनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है शेयर होल्डर में, समाना कैपिटल ने लगभग 500 करोड़ का, और उसके अलावा सिंगापुर फंड ने, एरिगेंस ने 210 करोड़ के आसपास का, और बाकी 168 करोड़ का अलग HNIs वगैरह ने किया था। तो लगभग 1010 करोड़ के वारंट इशू करे 265 रुपीज पे, और इसका इन्होंने 25% दिया, यानी कि 66 रुपीज का पे किया एक शेयर का। तो वारंट में होता क्या है कि जैसे ऑप्शंस होते हैं, 25% कैपिटल इन्होंने पे करके फ्यूचर में दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक का इनके पास ऑप्शन है कि उस टाइम जो इन्होंने 25% पे किए 265 का, यानी कि 66 रुपीज, बाकी का 200 रुपीज देके ये दिसंबर 2025 तक अभी पे करके शेयर खरीद सकते हैं कंपनी के। और अगर दिसंबर 2025 तक ये लोग पे नहीं करता है, तो जो इन्होंने 66 रुपीज दिए थे कंपनी को, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो इनके सारे 250 करोड़ रुपए सारे चले जाएंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, वारंट कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो बाकी के 200 रुपए अगर दिए इन्होंने, तो कंपनी के शेयर और डाइल्यूट हो जाएंगे। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था समेना कैपिटल और एरिगेंस ने, इनको अगर 200 रुपए देते हैं तो और शेयर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ कंपनी को 1010 करोड़ के जो वारंट थे, टोटल 250 करोड़ दिया था, तो 750 करोड़ और मिलेंगे कंपनी को, और कंपनी की हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी। लेकिन और अगर ये लोग ऑप्ट नहीं करता है शेयर प्राइस को बाकी 200 रुपए देना, तो इनके जो 66 रुपीज गए हैं, जिससे कि कंपनी को टोटल 250 करोड़ मिला है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। वो कंपनी के पास तो आ गया 250 करोड़, लेकिन इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। और अभी अगर उससे पहले होल्डिंग देखें आज की डेट में शेयर होल्डिंग कितनी है, तो शेयर होल्डिंग मार्च 2025 के एंड में ऐसी है। और अगर सारे वारंट जो इशू हुए हैं वो सारे शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फुली डाइल्यूटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न इतनी हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है अभी IFFDC, इसके पास 16.4% है, और क्योंकि इसने वारंट में इन्वेस्ट नहीं किया तो इसकी शेयर होल्डिंग घट के 10.5% रह जाएगी। TPG न्यूक्वेस्ट की कम हो जाएगी, और ADB पार्टनर की 16.2 है, ये घट के 10.4 हो जाएगी। और समेना कैपिटल की 7.5 है, इसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी ने वारंट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लगभग 500 करोड़ का, तो इसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और एरिगेंस की बढ़ जाएगी। तो अगर सारे वारंट शेयर में कन्वर्ट हो गए तो फ्यूचर शेयर होल्डिंग ऐसी हो जाएगी। और अभी अगर करंट बोर्ड मेंबर्स भी देखें तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, बाकी 5 ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, और बाकी अगर 4 डायरेक्टर देखें तो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कंपनी में
लगाया है, उन्हीं ने अपने 4 शेयर होल्डर्स, ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हुए हैं, एडीबी पार्टनर, समेना कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फंड फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज ने। और एक जो डायरेक्टर है ये कंपनी की मैनेजमेंट से है, जो कि फाउंडर भी है इस कंपनी का और एमडी है। तो अब कंपनी से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये लोग कन्वर्ट करवाने वाले हैं अपने जो वारंट्स हैं। सो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि वी आर इन कंटिन्यूअस डायलॉग विद मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स एंड वन इन्वेस्टर सिट्स ऑन आवर बोर्ड, जो कि समेना कैपिटल की बात कर रहे होंगे, एंड दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द ग्रोथ एंड द नंबर्स वी हैव डिलीवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। ऑब्वियसली शेयर प्राइस इज नॉट इन आवर हैंड, दैट्स ए ब्रॉडर मार्केट द वे वी आर लोकेटेड एंड एन appropriate time they would take the call on conversion of the warrant. We are quite hopeful that most of these investors would not like to lose their money and will convert warrant when the time would come, and company is also considering ways and means to see that how these warrant holders get comfort and convert and commit their capital to the company। तो दिसंबर 2025 तक का टाइम है और 250 करोड़ लगे हैं, 750 करोड़ और देना है और कन्वर्ट कराएगा इनको ये लोग डेफिनेटली। बट ये लोग क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है ये लगभग 18 जून के आसपास किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है 265 रुपीज के उस पे। बट आज की डेट में शेयर प्राइस 167 का चल रहा है, बट इन्होंने जो कमिटमेंट की है वारंट को कन्वर्ट कराने के लिए वो 265 रुपीज पे कराई है। तो आज की डेट में भी अगर ये दिसंबर 2025 तक पहले इसको कन्वर्ट कराते हैं वारंट्स को शेयर्स में, तो भी इनको 167 आज की डेट में शेयर प्राइस कर रहा है, बट इनको पूरे 200 रुपए देने पड़ेंगे। 65 ऑलरेडी दिया है और बाकी का 200 देना पड़ेगा। तो 167 रुपीज के शेयर की आज की डेट में भी इनको 200 रुपए की कीमत देनी पड़ेगी, तब जाके इनका ये शेयर इनको मिलेगा। तो और अगर नहीं करवाते हैं कन्वर्ट, तो जो इन्होंने ऑलरेडी 66 रुपीज पर शेयर दिए हैं और टोटल 250 करोड़ दिए हैं सारे इन्वेस्टर्स ने मिलके, वो सारा इनको कुछ नहीं मिलेगा वो इनके पास, क्योंकि एज अ ऑप्शन है आइदर टू कन्वर्ट और नॉट। तो अभी सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि दे वुड डेफिनेटली कन्वर्ट दिस इनटू वारंट्स। अगर नहीं करवाते हैं तो 250 करोड़ गए, और अगर अभी करंट प्राइस पे करवाते हैं तो 265 रुपए देके इनको आज की डेट में 167 का शेयर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट तभी होगा इसमें इन्वेस्ट करने से जब ये शेयर प्राइस 265 के ऊपर ट्रेड होएगा जाके। और ये देखें तो 265 से अभी 1 साल होने वाला है कुछ टाइम में, नहीं 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल होने वाला है दिसंबर तक, और 38% के आसपास डाउन है इनके प्राइस से। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं, उससे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो उससे पहले भी मार्च 2024 में इन्होंने शेयर से 350 करोड़ रेज करिए हुए हैं, यानी कि उसकी डेट मैंने यहाँ पे मार्क करी है 27 अप्रैल 2023 को इन्होंने लगभग इतने रुपए पे इन्वेस्टर से पैसा रेज किया था। और उस टाइम पे इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो अप्रैल 23 के पास की होल्डिंग कैसे हुई, प्रमोटर की सेम है, FIDI ने 7 से 22% कर दी थी। और इन्होंने जो जिसकी दानिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोल्स इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि हमने देखा IDK के नाम से है, ये मे भी वही है, इन्होंने 16.5% लगाया उस टाइम पे और लगातार कंटिन्यूअस इनकी होल्डिंग ग्रो करी है तब से। DI की अगर देखें तो DI के पास 2 से 5% हो गई उस टाइम के बाद, और अभी तो काफी कम हो गई DI की, बट FI अभी तक इसमें इन्वेस्टेड है। और उस टाइम पर जो मे बी जो P इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी शेयर कैपिटल यहाँ पे डाइल्यूट करी थी, जिस वजह से इनकी कम हुई है। तो आज की डेट में ये जो FIs ने पैसा लगाया था उस टाइम पे 300 करोड़ इस 2000 करोड़ की कंपनी में, वो अभी तक ये लोग इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इनका आज की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनकी सीट भी है, और अभी वारंट के थ्रू फिर से 250 करोड़ इसमें लगा है बाकी इन्वेस्टर्स का। तो टोटल मिला के 600 करोड़ तक लग चुका है अभी तक इन बड़े इन्वेस्टर्स का 2000 करोड़ की कंपनी में। तो डेफिनेटली इन लोगों को इनको भी तभी बेनिफिट होगा जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। और जो पहले वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अभी तक बरकरार है और इनको टाइम हो चुका है 2.5 साल के आसपास विद नो रिटर्न्स नो डिविडेंड्स। सेकंड इन्वेस्टर्स को लगभग 1.25 साल के आसपास हो चुका है 40% डाउन, और अभी भी उनको 750 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तब जाके उनको शेयर मिलेगा। और कंपनी ने 2023 के एंड से अगर अभी तक देखें तो 2023 में जिस टाइम पर इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया था 700 करोड़ के आसपास की सेल करके 40 करोड़ कमा रही थी, और आज की डेट में डबल किया रेवेन्यू करके डबल कमा रही है। और उस टाइम पे NPA थे मार्च 2023 के बाद 2.46 ग्रोस NPA, 1.31 नेट NPA। तो अभी ग्रोस NPA भी कम हुई है और नेट NPA थोड़े से बड़े हैं। और बैलेंस शीट देखें तब से अभी तक तो उस टाइम 1000 करोड़ थे, अभी 2000 करोड़ है। तो तब से अभी तक हर तरीके से कंपनी की सिचुएशन इंप्रूव हुई है, बट शेयर प्राइस वहीं पर है। तो अभी मैं इसमें 265 रुपए के लिए अगर यहाँ से इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पैसा 58% के आसपास ग्रो कर सकता है। बट कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो अगर ऑल टाइम
हाई भी जाता है तो 86% का दूर है ये उससे। और ये हाई इसने कब बनाया था, 18 अगस्त 2023 के आसपास का। तो दिस इज माय व्यू रिगार्डिंग दिस स्टॉक। तो जहां पे ये इन्वेस्टर घुसे थे वहां पे मैं एग्जिट करूंगा एंड होपफुली इट विल गो देयर इन वेरी लेस टाइम। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।